हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स है। अध्याय नंबर 1 का मैं आज प्रश्न आंसर कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन 6 तक बता चुका हूं पहले पार्ट में। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने 1 से लेकर के 6 नंबर तक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ठीक है, यह क्वेश्चन आंसर आपके सभी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी 12th की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मैं टोटल क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज चालू करने वाला हूं, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर की तैयारी अच्छे से हो सकती है और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज से हमें 7 नंबर प्रश्न से बताना है। जानते हैं, 7वां प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दें। यानी बताना है कि कायिक प्रवर्धन क्या है और उसका 2 उदाहरण भी देना है। आंसर जानते हैं। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है। याद रखिएगा, शरीर का कोई भी भाग होना चाहिए तथा नए पौधे विकसित हो जाता है। मातृ पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के निम्न 2 उदाहरण हैं। अब देखिए, कायिक प्रवर्धन के लिए कोई भी अंग होगा उससे एक नया पौधा बनता है, जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इसका 2 एग्जाम्पल जानते हैं, कौन सा है? जिससे ब्रायोफिल्म यानी अजूबा का जो पौधा होता है उसके पत्तियों के किनारे पर पादप काय उत्पन्न होते हैं, जो मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। ये कायिक प्रवर्धन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा, ऐसे ही आलू के कंद में उपस्थित पार्श्व संधियां, जिसे हम नोट्स भी कहते हैं, कायिक प्रवर्धन में सहायता करती हैं। पार्श्व संधियों से निकली कलिकाएं स्थित होती है तथा प्रत्येक कलिकाओं में नए पौधे को जन्म देती है। तो ये 2 उदाहरण आपका हो गया। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 8 को, और है ये व्याख्या करना है हमें। व्याख्या कीजिए। किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीरार्ता चरण तथा जीरावस्था चरण। चलिए, उत्तर भी जान लेते हैं। और सबसे पहले जानते हैं किशोर चरण क्या होता है, जिसे हम लोग जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से पहुंचकर, यानी एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या युवावस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो प्राणियों में किशोर चरण कहते हैं या फिर युवावस्था कहते हैं, जबकि पौधों में ये कायिक अवस्था कहलाता है। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, यानी किसी जीव में 10 साल होगी, किसी में 5 साल होगी, किसी में साल भर की ही होती है। दूसरा है प्रजनक चरण, जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। किशोरावस्था अथवा कायिक प्रवस्था में समाप्त होने पर प्रजनन प्रजनक चरण या प्रजनक प्रवस्था प्रारंभ होती है। यानी जब किशोरावस्था समाप्त हो जाएगी, उसके बाद शुरू होता है प्रजनक चरण या प्रजनन प्रवस्था, दोनों एक ही है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है, क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिकी और शारीरिक और आकारिकी परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था भी विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न समय में होती है। ठीक है, तो इस अवस्था की पहचान यही है कि वे नए शिशु मतलब प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे पुष्प में क्या होता है, ये पौधों में पुष्प खिलने लगते हैं, जबकि जीवों की बात करें तो उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो इनके जो मर्द होते हैं उनमें दाढ़ी मूंछ आ जाती है या फिर सीने चौड़े होने लगते हैं, जबकि अगर मादा की बात करें तो उनमें उभार आने लगता है। ठीक है, इस तरह के अनेक बदलाव हैं, वो आपने पहले पढ़ा होगा। तीसरा है जीर्णता चरण या जीर्णावस्था, जिसे सेनेसेंट फेज भी कहते हैं। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था है। प्रजनक आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णावस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती है, ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों चरणों के बारे में बता दिया। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न कहता है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन को क्यों पाया है? यानी जितने ये विकसित जीव हैं, बड़े जीव हैं, उनमें लैंगिक जनन होता है या लैंगिक प्रजनन होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जानते हैं उत्तर। लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है।
इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन से क्या होता है, नए लक्षण विकसित हो जाते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जो जैविक विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है जिससे जैविक विकास होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। यही सब कुछ गुण है जिनके कारण जो भी बड़े जीव हैं या जटिल जीव हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या करें, व्याख्या करके बताएं कि अश्रुति विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित हैं या अंतर्बद्ध हैं। ये दोनों एक ही चीज है। चलिए अब उत्तर जानते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं कि जो भी लैंगिक जनन करने वाले जीवधारी हैं उनमें क्या होता है, प्रजनन करने के समय में अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा युग्मक जनन होता है। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं जबकि शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। यानी जैसे ही युग्मक बनेगा, चाहे वो नर युग्मक बने या मादा युग्मक बने, उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। और अगर नर युग्मक बनता है जो कि शुक्राणु होता है, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, तो अगर नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसे शुक्र जनन कहेंगे। और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होते हैं, तो अगर अंडाणु का निर्माण होता है तो उसे अंड जनन कहते हैं। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जनकों में होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है अर्थात युग्मक अंगूरित होते हैं। यह ध्यान दीजिएगा कि जब युग्मक मतलब ये होता है, जब युग्मक जनन होता है तो उसमें युग्मक क्या हो जाते हैं, अंगूरित हो जाते हैं। ठीक है, युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही होती है। तो जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है वो अर्धसूत्री विभाजन से होती है, क्योंकि पहले वो द्विगुणित रहते हैं और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वे अगुणित हो जाते हैं। अतः युग्मक जनन और सूत्र विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मक द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनाता है। द्विगुणित युग्मनज से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है। ठीक है, अब जानते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रत्येक पुष्पी पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित है या द्विगुणित है। तो एक पुष्प दिया हुआ है यहाँ पे, इनके भाग को पहचानना है कि कौन सा अंग कौन सा भाग है, मतलब उसका नाम लिखना है और फिर बताना है कि वे द्विगुणित है कि अगुणित है। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे फिगर देखते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि ये क्या है और ये द्विगुणित हो कि अगुणित है। देखिए यहाँ पे एक नंबर है सबसे पहले अंडाशय। तो इसमें अंडाशय कौन सा है, तो ये वाला जो पूरा भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। यानी यहाँ पे आपका क्या है, अंडाशय, यहाँ लिखा भी है ओवरी। ठीक है, दूसरा नंबर पे है परागकोश। तो परागकोश क्या है, ये नर जनन अंग है, यानी ये वाला जो है इसमें ये परागकोश है। यहाँ पे ये आंसर दिखाया गया इसका इंग्लिश। तीसरा है अंडा या डिंब। तो ये क्या है, ये नर जनन अंग है और बताना है आपको अंडा या डिंब कहाँ होता है। तो अंडा या डिंब क्या होता है, इसके अंदर होता है, यहाँ पे ओवरी, यहाँ पे देखिए इसके अंदर होता है अंडा या डिंब। अब है पराग। ठीक है, तो पराग क्या होते हैं, जब नर जनन अंग में ये है, देखिए परागकोश ये है, इसके अंदर पराग कण रहते हैं। ठीक है, तो पराग कण इसके अंदर पाए जाएंगे। अब है कि नर युग्मक, तो नर युग्मक यही होता है। नर युग्मक क्या होता है, वही होता है ये पराग कण, यानी परागकोश में जो रहता है। तो नर युग्मक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये छठा है युग्मनज। तो युग्मनज कहाँ बनेगा, यहाँ पे जब वर्तिका में जा करके ये पड़ता है परागकण, तब वहां से पराग नलिका द्वारा ये अंडाशय तक पहुंचता है। यहाँ पे निषेचन होता है तो यहीं पे बनता है युग्मनज, यानी युग्मनज यहीं पे होगा। जो 6 नंबर है ये युग्मनज भी यहीं पे होता है। बाकी कुछ अंग है जो नहीं दिया गया है, मैं बता देता हूँ। ये देखिए इनको पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, ये वर्तिका है और इसके नीचे जो होता है वो वर्तिकाग्र होता है। ये वर्तिकाग्र है ऊपर वाला, और इसके नीचे जो होता है ये वर्तिका है। ठीक है, और ऊपर जो रहता है यहाँ पे ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, वर्तिकाग्र है, ये जान गए। अब जान लेते हैं इनका कौन सा भाग द्विगुणित होता है और कौन सा अगुणित होता है। तो अंडाशय द्विगुणित होता है, परागकोश द्विगुणित होते हैं, और अंडाशय या डिंब जो होता है वो अगुणित होता है। वैसे ही परागकण भी अगुणित होता है। नर युग्मक अगुणित होता है और युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है। क्योंकि युग्मनज कैसे बनता है, तो युग्मनज बनता है नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने से। तो ये अगुणित अगुणित मिल करके द्विगुणित हो जाते हैं। वही बात नीचे लिखा गया है, युग्मनज शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने के बाद द्विगुणित संरचना
2n हो जाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। यानी बाह्य निषेचन बताना है कि बाह्य निषेचन क्या होता है और फिर इसके नुकसान क्या है, ये भी बताने हैं। उत्तर देखते हैं। बाह्य निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु यानी अंड की संयुग्मक का या संलयन को निषेचन कहते हैं। ये तो पता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उसे संलयन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पे युग्माणु हो गया है। चलिए युग्मनज का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों, मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु जैसे नर युग्मक तथा अंड युग्मक का यानी मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी जब निषेचन की क्रिया शरीर से मादा के शरीर से बाहर होती है उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हानियां क्या है, बाह्य निषेचन की हानियां क्या है। जीवधारी को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना पड़ता है जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इसे युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। ठीक है, और ज्यादा पता है ज्यादा युग्मक निर्माण में ज्यादा ऊर्जा भी इनकी खपत होती है। तीसरा है संतति अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं इनमें, दूसरा था ये। और तीसरा है संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिम भरी होती है, अर्थात संतानों का कम संख्या में जीवित रहना होता है। देखिए सबसे पहले ये तो ज्यादा युग्मक बनाते हैं, बच्चे भी ज्यादा बनते हैं, लेकिन इसको इसके जो शत्रु हैं उसे खा जाते हैं, इसलिए इससे जो नए जीव बनते हैं उनकी संख्या काफी कम होती है। और बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो जो जलीय जीव हैं या फिर शैवाल वगैरह हैं उनमें ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के आगे जानना शुरू करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, और कोई सुझाव है वो भी दीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।